हाँ भाई, सभी लोगों को नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत आप सभी लोगों का। उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे। सो दीज आर द क्वेश्चंस विच केम इन सीडीएस 2024 और जो सीडीएस सेकंड हुआ 2024 का, उसके कुछ क्वेश्चंस हैं। उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन क्या होने चाहिए और क्या सही आंसर है, तो उनके लिए ये आज का आपका सेशन है। सो यू कैन फॉलो अस डिफेंस वाला, आप टेलीग्राम चैनल पर हमें फॉलो कर सकते हैं। ये सारी डिटेल्स आपके सामने है। अब जो क्वेश्चंस आए हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द थीमेटिक एरियाज ऑफ नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटाट। नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटाट के लिए जो नेशनल मिशन है सस्टेनेबल हैबिटेट के लिए, जैसा कि आप सभी को ऑलरेडी आर अवेयर दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द की टू द डेवलपमेंट थीम। और उसी के अंदर सस्टेनेबल हैबिटेट के लिए नेशनल मिशन जो चलाया गया उसके अंदर क्या पार्ट नहीं है पूछा गया है। एनर्जी एंड ग्रीन बिल्डिंग आर पार्ट ऑफ इट, मोबिलिटी एंड एयर क्वालिटी, वेस्ट मैनेजमेंट, रूरल प्लानिंग इज नॉट पार्ट ऑफ इट। देखो, चार पार्ट हैं इसके अंदर। चार पार्ट कौन कौन से हैं? पहला, एनर्जी एंड ग्रीन बिल्डिंग। ग्रीन बिल्डिंग से मतलब क्या है? बेसिकली कार्बन एमिशन कम हो। दूसरा, मोबिलिटी एंड एयर क्वालिटी। More use of mass transportation or more use of those transportation vehicles which emit less carbon. Waste management, थर्ड है इसका, वेस्ट मैनेजमेंट। एंड फोर्थ इज वाटर मैनेजमेंट। फोर्थ जो है इसमें, फोर्थ पिलर जो है वाटर मैनेजमेंट का है। सो देर इज नो वेयर कि ये कहीं मेंशन हो रूरल प्लानिंग, ग्रीन कवर एंड बायोडाइवर्सिटी। इट इज नॉट कवर्ड अंडर दिस। सो योर राइट आंसर वुड बी, बिकॉज हमें पूछा है रॉन्ग आंसर कौन सा होगा, तो राइट आंसर जो आपका होगा इसमें डी विल बी द राइट आंसर, बिकॉज डी इज नॉट पार्ट ऑफ नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following statement about the objective of vibrant village program is correct? देखो जी, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम बहुत चर्चा में था। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की जरूरत कहाँ पड़ी? बेसिकली वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया इन द परस्यू ऑफ जो हमारे जियोपॉलिटिक्स है और भारत के जो पड़ोसी देश है, खासकर कि चाइना का जो इनकर्जन है, उसे रोकने के लिए हम ऐसे विलेजेस को डेवलप करना चाहते हैं, उन तक कनेक्टिविटी पहुंचाना चाहते हैं ताकि चाइना कैन नॉट क्लेम ऑन दैट। ये आया बजट 2022-23 में। हाँ, बजट 22-23 के अंदर इसको अनाउंस किया गया। 22-23 के अंदर इसका अनाउंसमेंट हो गया। और ये जो प्रोग्राम है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होगा। बिल्कुल, सेंटर विल बी द स्पॉन्सरिंग, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम एंड द स्टेट्स कवर अंडर दिस। और जो इसमें स्टेट्स इसके अंदर शामिल किए गए हैं, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, बेसिकली वही चाइना से लगते हुए अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। वन इज उत्तराखंड, उत्तराखंड इसके अंदर आ जाता है। सम पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। ये स्टेट इसमें शामिल किए गए हैं। तो अब देखते हैं क्या पूछा है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? करेक्ट कौन सा है वो पूछा गया है। तो स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, इट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। बिल्कुल सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। दिस प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन 2021, रॉन्ग हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर, मणिपुर इज नॉट पार्ट ऑफ इट। मणिपुर इसके साथ पार्ट नहीं है, बिकॉज मणिपुर शेयर्स द बाउंड्री विद द म्यांमार। मणिपुर को अगर आप जियो लोकेशन अगर आप देखते हो तो मणिपुर, इंटरेस्टिंगली यू विल फाइंड मणिपुर यहाँ, ये है मणिपुर, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड। तो ये म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। दे शेयर्स द बाउंड्री विद द म्यांमार ना, तो म्यांमार के लिए नहीं है, तो सी इज ऑल्सो द रॉन्ग आंसर। विलेजेस ऑफ उत्तर प्रदेश अलोंग द नेपाल बॉर्डर आर सिलेक्टेड अंडर फ्लैगशिप विलेज। डी भी गलत होगा, तो ए इज द राइट आंसर। आपको पूछा है इनमें से कौन सा सही है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज राइट, सो ए विल बी द राइट आंसर। अनदर क्वेश्चन, और बार बार यहां से क्वेश्चन पूछता है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF। FATF इज बेसिकली इंटर गवर्नमेंटल एजेंसी।
इंटर गवर्नमेंटल एजेंसी। बेसिकली इंटर गवर्नमेंटल एजेंसी कौन सी एजेंसी होती हैं? ऐसी एजेंसी जो गवर्नमेंट्स के आपस में, गवर्नमेंट के साथ आपस में काम करती है, दैट इज इंटर गवर्नमेंटल एजेंसी। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में अगर बात करें तो इट इज बेसिकली ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटर टेररिज्म। मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फंडिंग के जो पैसे का जो ट्रांसफर होता है उस पर ध्यान रखता है, और मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग से संबंधित अगर कोई मनी मूवमेंट दिखता है तो उसको काउंटर करता है, दैट इज एफएटीएफ। एफएटीएफ काम करता है विद द कोलैबोरेशन ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट्स, अलग अलग सरकार हैं उनके साथ ही काम करता है। नाउ लुक एट ऑप्शंस। ऑप्शन क्या क्या है? A wing under the Central Economic Intelligence Bureau, no, it is intergovernmental agency. A division of enforcement directorate, बिल्कुल गलत है। UN Anti-Corruption Agency, no, it's a global money laundering and terror financing watchdog. मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को देखता है, और अगर उस पर कोई दिखता है, कोई मूवमेंट दिखता है तो रिक्वायर्ड एक्शन और जो भी गवर्नमेंट उससे संबंधित है, गवर्नमेंट उससे रिलेटेड है, उसको बताता है, इन्फॉर्म करता है। तो सी विल बी द राइट ऑप्शन। सी आपका बिल्कुल ऑप्शन होगा। अनदर क्वेश्चन अगेन फ्रॉम द सेंसस। सेंसस, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रेफरेंस टू सेंसस इन इंडिया। सेंसस के बारे में अगर बात करें तो सेंसस इज द ओल्डर कंसेप्ट। सेंसस मीन्स काउंटिंग द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन ए सर्टेन एरिया, और उसके आधार पर डिफरेंट डिफरेंट इम्प्लीकेशन की लिटरेसी कितना है, सेक्स रेशियो कितना है, हाउ मेनी पीपल आर यंग, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, मोर्टेलिटी रेट क्या है। सो दीज आर सर्टेन फैक्ट्स। सेंसस मेयो के समय, मेयो जब गवर्नर जनरल था उसके समय 1872 में पहली बार हुआ, फर्स्ट टाइम। कब हुआ? मेयो के समय फर्स्ट टाइम इन 1872। उसके बाद फ्रॉम 1881 ऑनवर्ड्स ये तय कर दिया गया इट विल बी हैपनिंग इन एवरी 10 ईयर्स, मतलब डिकेड, हर 10 साल पर इसकी कैलकुलेशन की जाएगी। द फर्स्ट ऑल इंडिया सेंसस वाज अटेम्प्टेड इन 1872, यस बिल्कुल सही बात है। इन फ्रॉम 1881 डेसिनियल सेंसस बिकेम ए रेगुलर फीचर, बिल्कुल हर 10 साल के बाद होने लगा। Which one of the following are correct? तो C is the correct answer. Already बिल्कुल सिंपल, easy to do question था, बिल्कुल बेसिक प्रोस्पेक्टिव इसके अंदर आपको होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन आपको थोड़ा कंफ्यूज करेंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको हमारी जरूरत पड़ती है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रुपी वोस्ट्रो अकाउंट, वोस्ट्रो अकाउंट बहुत बार चर्चा में आता है। वोस्ट्रो अकाउंट, व्हाट इज एक्चुअली वोस्ट्रो अकाउंट, होता क्या है? इफ आई टॉक अबाउट वोस्ट्रो अकाउंट, देखो जी, लेट्स सपोज देयर इज ए कंट्री ए, एक कंट्री है ए नहीं, लेट्स सपोज इट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड अनदर कंट्री इज इंडिया। ठीक बात है, करेक्ट है। अगर इंडिया से एक्सपोर्ट किया जा रहा है कोई प्रोडक्ट, एक्सपोर्ट कर दिया तो उसका पेमेंट भी होगा, और कोई चीज इंपोर्ट भी की जाती होगी। तो साहब जब एक्सपोर्ट करते हैं हम, हमें यहां पेमेंट मिलेगा डॉलर में, और हमारे यहां तो रुपया चलता है। तो क्या करते हैं, यहां इंडियन बैंक जो है एसबीआई, वो यहां के यूएस के कोई भी बैंक है, लेट्स सपोज कोई भी यूएस बैंक है, लेट्स सपोज मान लो कोई बैंक है, वहां पर एक अकाउंट खोल देगा, उसको बोलते हैं वोस्ट्रो अकाउंट। द रुपी वोस्ट्रो अकाउंट इज एन अकाउंट दैट इंडियन बैंक होल्ड्स फॉर ए फॉरेन बैंक, फॉरेन बैंक के लिए, इन द डोमेस्टिक करेंसी रुपी, टू इनेबल डोमेस्टिक बैंक्स टू प्रोवाइड इंटरनेशनल बैंकिंग सर्विसेज। बिल्कुल सही बात है, ए इज द करेक्ट। Second is insurance density. Insurance density, average insurance premium per capita does not fully capture the financial gap in event of the premature death because most of the insurance products sold in India are saving linked with a small component of production. Basically इकोनॉमिक सर्वे से ये स्टेटमेंट उठाया गया है, और हालांकि इसको आप जनरल
बेसिक अवेयरनेस से भी कर सकते हैं। इंश्योरेंस डेंसिटी के बारे में बताया। व्हाट इज इंश्योरेंस डेंसिटी? कि एवरेज इंश्योरेंस प्रीमियम पर कैपिटा, मतलब ऑन एन एवरेज एक आदमी कितना इंश्योरेंस पर खर्च कर रहा है। तो इसमें कहा गया है कि इंश्योरेंस डेंसिटी जो है वो फुल्ली कैप्चर नहीं करती फाइनेंशियल गैप को, बिकॉज प्री मेच्योर डेथ हो जाती है। और जितने मोस्ट ऑफ द इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो है वो सेविंग लिंक्ड हैं, यानी कि इंडिया में इंश्योरेंस जो है एज ए एक्सपेंडिचर लोग नहीं करते हैं। आप इंश्योरेंस करवाते हो वो ऐसे नहीं करवाते हो कि मैं महीने का 15,000 रुपए दे दूंगा मेरे इंश्योरेंस के लिए। पीपल इन इंडिया आर मोर फोकस्ड टुवर्ड सेविंग। तो वो कहते हैं कि हर महीने मैं 15,000 जमा कराऊंगा, अगर मेरी डेथ नहीं हुई तो मुझे जो 2 महीने में 30,000 रुपए मैंने जमा करे मुझे ये वापस दे देना। अगर मेरी डेथ हो जाती है तो इसमें पैसा कट जाएगा। सो सेकंड स्टेटमेंट शुड ऑल्सो बी करेक्ट आंसर। तो अकॉर्डिंग टू अस सी शुड बी द राइट आंसर। सी इसमें बिल्कुल सही आंसर होगा। अच्छा, 2024 का ये पार्ट 2 है और आई एम वेरी केयरफुल इन आंसरिंग एवरी क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन है उनमें बड़ा केयरफुल हूं। बट देखो, देर आर सर्टेन क्वेश्चन दैट डिपेंड्स ऑन द यूपीएससी कि यूपीएससी उसको कैसे कंसिडर करती है इन द मेकिंग ऑफ द क्वेश्चन। जो एग्जामिनर है, जो क्वेश्चन मेकर है, उसने क्या दिमाग में पर्सपेक्टिव लिया है दैट सम क्वेश्चंस, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं होते, हर साल 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं। वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में भी है, यूपीएससी सीडीएस में भी है, यूपीएससी सीएपीएफ में भी है। दे डिपेंड ऑन द एग्जामिनर कि किस पर्सपेक्टिव से बनाया है। सो अकॉर्डिंग टू मी सी शुड बी द राइट आंसर। बाकी ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी तो आपको मैं इंटीमेट कर दूंगा। अनदर क्वेश्चन इज an additional spending by the government of rupees X, additional spending by the government of rupees X is likely to have less impact on income than the additional transfer of rupees X to household. सिंपल सी बात कही है यहां पर कि भाई गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट दो तरीके से लोगों के पास पैसे भेज सकती है। एक, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर दे। लेट्स सपोज गवर्नमेंट कोई स्कीम लेकर आई और मान लीजिए नेशनल हाईवेज बना रही है, तो नेशनल हाईवेज के अंदर अपन लोग काम कर रहे हैं, वहां से हमें पैसा आया, तो इसने कहा कि एक्स अमाउंट करते हैं इम्पैक्ट, तो ये यहां पर हाउस होल्ड, हमारे जैसे घरेलू लोग ही यहां पर काम करते हैं, उन पर कम इंपैक्ट करेगा इंस्टेड ऑफ एडिशनल ट्रांसफर ऑफ रुपीज एक्स टू द हाउस होल्ड। और यहां कह रहा है कि गवर्नमेंट डायरेक्ट आपके अकाउंट में एक्स रुपीज ट्रांसफर कर दे, उसका ज्यादा इंपैक्ट होता है। तो स्टेटमेंट 1 इज जस्टिफाइड कि भाई अगर गवर्नमेंट डायरेक्ट, अगर मान लो दीनदयाल उपाध्याय सूटकेस लूटो योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए हमारे अकाउंट में डाल दे, एक सिनेरियो ये है। दूसरा सिनेरियो ये है कि गवर्नमेंट 5 लाख रुपए खर्च कर दे अलग अलग स्कीम्स पर, सैलरीज पर, तो उसका इफेक्ट कम होगा, श्योर कम होगा, जो डायरेक्ट आएगा उसका इफेक्ट ज्यादा होगा। तो ए स्टेटमेंट इज करेक्ट। Another statement is an additional spending by the government of rupees X is likely to have less impact on income if it is not accompanied by expansion in monetary supply. बिल्कुल सही बात है, स्टेटमेंट सेकंड भी। इनका ये कहना है कि ये आपके इनकम पर कम इंपैक्ट डालेगा अगर मनी सप्लाई में एक्सपेंशन नहीं हुआ है, मनी सप्लाई इंक्रीज नहीं हुआ है। तो इट शुड बी अकम्पेन्ड बाय मनी सप्लाई। मनी सप्लाई इंक्रीज होगी तो ही ओवरऑल इनकम इंक्रीज होती है, दैट वी ऑलरेडी नो। तो अकॉर्डिंग टू मी सी शुड बी द राइट आंसर। सी आपका बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए। अगेन द टाइप ऑफ क्वेश्चन इज बेसिकली ऑन द प्रोस्पेक्टिव। अब इसमें एग्जामिनर ने सेकंड पॉइंट में क्या प्रोस्पेक्टिव लगाया है, दैट डिपेंड्स ऑन हिम। अकॉर्डिंग टू मी सी शुड बी द राइट आंसर। अनदर क्वेश्चन, हर साल 5 ईयर प्लान से एक ना एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है, एनडीए में तो बहुत सारे आते हैं, एनडीए में तो आते ही हैं। Which among the following was the focus of 12th 5-year plan? 12th 5-year plan, which was basically 12th 5-year plan कब से कब था? If I talk about 12th 5-year plan, तो 12th 5-year plan की टाइमिंग है 2012 to 2020 ना 2012 से 2012 टू 2017, 2012 से लेकर 17 तक। तो यहां जो ऑब्जेक्टिव जो रखा गया था, इफ यू टॉक अबाउट द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव वाज फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। 11th 5-year प्लान की बात करूं तो 11th 5-year प्लान का ऑब्जेक्टिव वाज फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, फास्टर एंड मोर
इंक्लूसिव ग्रोथ। तो यहां था इंक्लूसिव ग्रोथ। 12th 5 ईयर प्लान में कहा कि इंक्लूसिव ग्रोथ दैट मीन्स सबका साथ सबका विकास सबका डेवलपमेंट होगा। 12th 5 ईयर प्लान में सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज द की। 12th 5 ईयर प्लान का जो की जो था दैट वाज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि द काइंड ऑफ डेवलपमेंट गवर्नमेंट वाज एक्सपेक्टिंग टू डू, दैट डेवलपमेंट शुड नॉट बी just for us. The resources should be conserved or resources should be saved for future generations also. So sustainable development theory says कि the kind of development that should be done, the utilization of resources should be done in a certain way so that upcoming generation can also reap the benefit out of it. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक बेसिक कंसेप्ट जो बेसिक फंडा है वो ये कहता है कि सस्टेनेबल एक रिसोर्सेज को ऐसे यूज करो कि आज नुकसान नहीं हो। एफिशिएंट एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करिए, ढंग से रिसोर्सेज को यूज करिए और बचा के चलिए ताकि आने वाली जनरेशन भी उसका बेनिफिट ले पाए। लेट्स सपोज फॉसिल फ्यूल है, पेट्रोल है, कोयला है, अब आज डेवलपमेंट के नाम पर हम उनको बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली यूज करने लग जाएं तो आने वाली जनरेशन को उसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे में एक बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच के बारे में सस्टेनेबल डेवलपमेंट बात करता है, एक इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे के बारे में बात करता है कि आज करिए, देयर इज नो कि भाई नहीं करना, यूज करिए कोयला पेट्रोल आज यूज करिए लेकिन जस्टिफाइड वे में करिए ताकि हमारे पास बचे ही और आने वाली जनरेशन को हम ये बेनिफिट्स रीप करने के लिए ये रिसोर्सेज दे पाए। So sustainable development and inclusive growth, तो A would be the right answer. Social justice and equality ये 9th में था, food work and productivity ये 7th 5 ईयर प्लान में था, और attainment of self reliance 4th 5 ईयर प्लान and 6th 5 ईयर प्लान में था। Basically A would be the right answer. A आपका बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा। Which among the following is not included in capital account of the balance of payment of country? What is BOP? Balance of payment is basically an accounting. Just like in our homes, हमारे घर में क्या होता है, मम्मी पापा पैसा लिखते हैं, एक तरफ जो आ गया एक तरफ जो चला गया, वो अकाउंट रखते हैं कि पता रहे कि कहाँ पैसा आया कहाँ से पैसा जाएगा। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज दैट पर्टिकुलर अकाउंट basically which record the transaction, which records the economic transaction between a country with the rest of the world, कि एक देश के लोगों द्वारा एक देश में रह रहे लोगों का बाकी कंट्रीज के लोगों के साथ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जो है उसको रिकॉर्ड करता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। और इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट की इफ आई टॉक अबाउट, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो अकाउंट होते हैं, वन इज करंट अकाउंट, एक होता है करंट अकाउंट, बेसिकली इट रिकॉर्ड्स द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुओं के आयात निर्यात को लिखा जाता है, वस्तु और सेवाओं के आयात और निर्यात को लिखा जाता है, जिसमें गुड्स आर रिटन अंडर विजिबल्स और सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट लिखा जाता है इनविजिबल्स में। तो गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लिखा जाता है करंट अकाउंट में, बिकॉज दे डू नॉट इन्फ्लुएंस और दे डू नॉट अफेक्ट द एसेट्स एंड लायबिलिटी। और दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट इज बेसिकली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या क्या आता है, एफडीआई आ गया, जी हाँ, एफआईआई भी लिखा जाता है, जो आया जो गया वो भी लिखा जाता है, एक्सटर्नल असिस्टेंस यानी कि एक्सटर्नल बोरोविंग्स भी यहाँ पर लिखी जाती हैं, जी बिल्कुल सही बात है, यहाँ एफसीएनआरए भी लिखा जाता है। इनविजिबल्स पार्ट होता है करंट अकाउंट का, इनविजिबल्स किसका पार्ट होता है, करंट अकाउंट का। सो सी विल बी दी राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या होगा, सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। Which one of the following statement for a firm's equilibrium in perfect competition is not correct? इनमें से परफेक्ट कंपटीशन के लिए क्या करेक्ट नहीं है? इफ आई टॉक अबाउट फर्म इन परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू, AR इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू होता है। वाई AR इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू, AR बेसिकली एवरेज रेवेन्यू है, कि आपने 5 चीजें बेची, लेट्स सपोज 50 रुपए में, तो एवरेज रेवेन्यू क्या हो गया, 50/5, 10 रुपीज एवरेज रेवेन्यू हो गया। व्हाट इज मार्जिनल रेवेन्यू? मार्जिनल रेवेन्यू इज बेसिकली कि एक और एक्स्ट्रा चीज आपने बेची, जैसे 5 चीजें बेची आपने 50 रुपए की, और 6 चीज, छठवीं चीज जब आपने बेची तो ये 60 रुपीज हो गए।
तो एक एक्स्ट्रा जब आपने बेचा तो कितना रुपया ऐड करा, 10 रुपीज। तो यहां मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू के इक्वल होता है। पूछा है इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट पूछा है। द मार्केट प्राइस मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इन द शॉर्ट रन, बिल्कुल सही बात है, तभी प्रॉफिट होगा। द मार्केट प्राइस मस्ट बी द इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, बिल्कुल ठीक बात है। द मार्केट प्राइस मस्ट बी इक्वल टू एवरेज कॉस्ट इन द लॉन्ग रन, ठीक बात है, लॉन्ग रन में, ठीक है। द मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीजेस एट इक्विलिब्रियम आउटपुट, मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज होती है इक्विलिब्रियम आउटपुट पर। हाँ डी, ये गलत है, ये होना चाहिए डी। अच्छा, अगर मुझे चांस मिले एज एन एग्जामिनर तो मैं इसे भी प्रूव कर सकता हूँ सही, है ना। तो इसको तो अभी संशय में ही है जब तक ऑफिशियल आंसर की नहीं आ जाती। सो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, देखो इकोनॉमिक्स में इट इज़ द थिंग। अगर क्वेश्चन बनाता तो मैं तो इसको भी सही प्रूव कर सकता हूँ कि इट इज़ ऑल्सो रॉन्ग, बट डी के साथ जाएंगे। अनदर क्वेश्चन इज very interesting question. Which one of the following taxes is not included in the central pool to be shared with the states according to recommendation of Finance Commission? Finance Commission की recommendation पर कौन से pool को divide नहीं करते? Personal income tax central pool में जाता है, that is divided between center and the state. Corporate tax भी जाता है, surcharge and cess नहीं जाते, because surcharge cess जो लगाया जाता है that is for a specific reason, वो उसी में पब्लिक अकाउंट फंड में जाता है, सरचार्ज भी पब्लिक अकाउंट फंड में जाता है। तो सरचार्ज और सेस जो है वो स्टेट्स के साथ सेंटर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता। सी वुड बी द राइट आंसर। अनदर क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन इज नॉट इंक्लूडेड इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI। अगेन एंड अगेन हर बार पढ़ाया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बेस्ड ऑन 3 बेसिक पिलर्स, 3 बेसिक पिलर्स हैं। वन इज हेल्थ, जिसमें लिया जाता है एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी की ऑन एन एवरेज एक आदमी कितना जीता है। और दूसरा होता है एजुकेशन, एजुकेशन में लिया जाता है मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग और एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। और तीसरा होता है पर कैपिटा इनकम, और इन तीनों का ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं। मोर्टेलिटी रेट डू नॉट टेक पार्टिसिपेट इन इट, मोर्टेलिटी रेट का इसमें कोई रोल नहीं रहता, तो डी आपका सही आंसर होगा। पूछा गया है नोट इंक्लूडेड। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाज डेवलप्ड इन 1990, लेटर ऑन 1991 के अंदर यूएनडीपी ने अडॉप्ट कर लिया ह्यूमन डेवलपमेंट। आगे भी एग्जाम में जब भी जाओ, यूपीएससी का कोई भी एग्जाम देने जाना, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट देख के जाइएगा इंडिया का कौन सा स्टैंड है और इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज का कितना क्या रैंक है। अनदर माइक्रो इकोनॉमिक्स क्वेश्चन, यूजुअली पहले बहुत पूछता था, अब कम पूछने लग गया, विच इज अ गुड थिंग फॉर यू। सपोज देर आर ओनली 2 नॉर्मल गुड्स, इन्हें कहा है कि देर इज 2 नॉर्मल गुड्स। लेट्स सपोज 2 नॉर्मल गुड है, एक है एक्स और एक वाई, नॉर्मल है। इनमें क्या रिलेशन है? नॉट जस्टिफाइड इन द इकोनॉमी एक्स एंड वाई, ठीक है। इफ द प्राइस ऑफ द गुड एक्स इंक्रीजेस, अगर एक्स की प्राइस इंक्रीज हो गई, which would be the correct statement below? तो नीचे कौन सा स्टेटमेंट सही है? देखो x एंड y आर नॉर्मल, दे आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री भी नहीं है मान के चलेंगे हम, क्योंकि नॉर्मल गुड्स बोला है, और सब्स्टिट्यूट गुड्स भी नहीं है। सब्स्टिट्यूट गुड्स यानी कि अगर ये सब्स्टिट्यूट गुड्स होते कि अगर x नहीं मिला तो मैं y से काम चला लूंगा, तो x की प्राइस अगर बढ़ती तो y की डिमांड बढ़ जाती सब्स्टिट्यूट गुड्स में, कॉम्प्लीमेंट्री में अपोजिट। अब ऐसा कुछ है नहीं, तो देखते हैं क्या है। डिमांड फॉर गुड एक्स डिक्रीजेस एंड डिमांड फॉर वाई इज इनडिटरमाइंड, ठीक बात है। अगर देखो एक्स की प्राइस बड़ी है तो एक्स की डिमांड तो कम होगी। डिमांड फॉर वाई इज इनडिटरमिनेट, बिल्कुल सही बात है। वाई का हमें नहीं पता है कि वाई पे क्या इफेक्ट होगा, बिकॉज नॉर्मल गुड्स है। बाकी स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। डिमांड फॉर गुड एक्स डिक्रीजेस एंड डिमांड फॉर वाई डिक्रीजेस, नहीं नहीं नहीं, वाई के अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती, अगर यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता, चाय और चीनी होता, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स अगर होते चाय और चीनी होते, तो चाय की प्राइस बढ़ने पर
चाय की डिमांड भी कम हो जाती, चीनी की भी कम हो जाती, देन दिस वुड हैव बीन द करेक्ट आंसर. डिमांड फॉर गुड एक्स इंक्रीजेस एंड डिमांड फॉर वाई इज इंडिटरमाइंड. ना ना, ये तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता. डिमांड फॉर गुड एक्स इंक्रीजेस एंड डिमांड फॉर वाई इज डिक्रीजेस. तो ए इज द करेक्ट आंसर. ए इसमें करेक्ट आंसर होगा. अनदर क्वेश्चन पिछले 2-3 साल से यूपीएससी इज, लोग कहते हैं यूपीएससी के बारे में यू कैन नॉट थिंक, यूपीएससी को ट्रेस नहीं किया जा सकता, बट पीवाईक्यूज अगर देखोगे, पिछले साल भी ऐसा ही कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, उससे पिछले साल भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था, पर्टिकुलरली दिस फ्रॉम दिस चैप्टर. और पिछले साल एग्जैक्टली ऐसा ही एक क्वेश्चन था. इफ द प्राइस इंडेक्स, तो 2024 में जो पहला हुआ उसमें ऐसा ही एग्जैक्टली एक क्वेश्चन था. इफ द प्राइस इंडेक्स इंक्रीज फ्रॉम 100 टू 100 इन 21 टू 110 इन 2022. देखो 2021, 2022 और 2023 कहा है कि 2021 में किसी प्रोडक्ट की प्राइस 100 थी, 2022 के अंदर 110 हो गई और 2023 में 132 हो गई. रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है? देखो रेट ऑफ इन्फ्लेशन पिछले ईयर से, बेस ईयर वाला कंसेप्ट नहीं चलता है यहां पर. मैंने पहले बताया था व्हाट इज रेट ऑफ इन्फ्लेशन. रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस अपॉन ओल्ड प्राइस, वही वाला फॉर्मूला है. अब यहां पर 110 में से 12 हो गया, तो 12 इज द चेंज. 110 गुना 100, 20%. तो सी आपका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा. 12 हो गया ना. देखो 12 बराबर 20% है. ना 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 नो, 20% नहीं होगा, ये 20% होगा. कैलकुलेट करें, एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं. 132 माइनस 110 अपॉन 110 इंटू 100, 22 हो गया ना. हाँ 12 लिख दिया था ना मैंने, इसलिए गलत आ रहा था अपना. 22 हो गया ना. 22 डिवाइडेड बाई 110 एंड ये गया 220/11, 20%. सी इज द करेक्ट आंसर. सी करेक्ट आंसर हो जाएगा. नाउ पॉवर्टी से रिलेटेड हर साल एक क्वेश्चन आता है, थोड़ा क्रूशियल क्वेश्चन है, थोड़ा हो सकता है यू विल गेट कंफ्यूज और आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे. है ये डिफिकल्टी लेवल इसमें अच्छा है. द रंगाराजन कमिटी मैथडोलॉजी डिटरमाइन द पॉवर्टी लाइन इनकॉर्पोरेटेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग. रंगाराजन कमेटी ने जो पॉवर्टी लाइन बनाई थी उसमें क्या क्या चीजें इनकॉर्पोरेट करी थी? फूड कंपोनेंट, हाँ जी बिल्कुल करा था. नॉर्मेटिव लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर एसेंशियल नॉन फूड आइटम, बिल्कुल. ए बिहेवियरली डिटरमाइंड एक्सपेंडिचर फॉर अदर नॉन फूड आइटम्स. 1 2 3, सो सी इज द करेक्ट आंसर. सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंड मैनेज्ड बाय नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड. इनमें से कौन सा फंड जो है मैनेज नहीं किया जाता बाय नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड द्वारा? मास्टर फंड इसमें आता है, फंड ऑफ फंड्स आता है, स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटीज फंड एंड ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड. जी, तो इसमें क्या नहीं शामिल होता है? इसमें नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड इसमें शामिल नहीं होता. तो डी वुड बी द राइट आंसर. पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल वेलफेयर फंड, ये काफी पुराना क्वेश्चन है. पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल वेलफेयर फंड, ये स्पोर्ट्स पर्सन के लिए कोटा होता है, स्पोर्ट्स पर्सन को फंडिंग दी जाती है. सी विल बी द राइट आंसर. विच अमंग द फॉलोइंग आइटम्स कंप्राइजेस द मेजर पोर्शन ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इफ आई टॉक अबाउट रेवेन्यू बजट के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो रेवेन्यू बजट में वो सारे इनकम और एक्सपेंडिचर लिखे जाते हैं, ऐसे इनकम और एक्सपेंडिचर विच नाइदर अफेक्ट द एसेट्स नॉर द लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. तो आइटम्स कंप्राइजेस, सैलरीज होती हैं इसमें, हाँ जी. मेजर पोर्शन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मेजर पोर्शन सैलरीज भी है, इंटरेस्ट पेमेंट भी है. अच्छा, सबसे बड़ा जो
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का, सबसे इनफैक्ट मेजर सबसे बड़ा जो खर्च है ना इंटरेस्ट पेमेंट है। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। सो दिस इज हाउ यू डू इट। बाकी हमें फॉलो कर लीजिएगा, मिलते हैं आपको, तब तक ले शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।